Welcome back again in the platform of Ranjan Legal Hub. Today I am going to discussing about liberty, जिसका हिंदी मीनिंग होता है स्वतंत्रता। आखिर ये लिबर्टी है क्या, कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी क्या है, वो सारी चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट, निगेटिव एस्पेक्ट, सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज हम इसी वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ लिबर्टी। थोड़ा बड़ा हो सकता है वीडियो, बट दैट डजेंट मीन्स आज हम देखेंगे लिबर्टी का सारा डिफिनीशंस क्या होता है, कब एक्चुअल लिबर्टी था। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिबर्टी को। So first of all we have to going to discussing about liberty. So अगर हम बात करें लिबर्टी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है स्वतंत्रता। सो लिबर्टी है क्या? अगर हम इसका वर्डली मीनिंग की बात करें, अगर इसका हम शब्दार्थ निकालने की बात करें, तो यहाँ पे लिबर्टी का मतलब होता है, ये जो लिबर्टी है ये डिराइव्ड हुआ है वर्ड लिवर से। ये एक लैटिन वर्ड है और इस लिवर का अर्थ क्या होता है? इस लिवर का अर्थ होता है अब्सेंस फ्रॉम एनी रेसिस्टेंस, यानी कि किसी प्रकार का बंधन का नहीं होना। इसका यही शाब्दिक अर्थ हुआ। अगर हम डिफिनीसन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर और लास्की, हर्बर्ट स्पेंसर और लास्की दोनों ने एक ही परिभाषा दिया है। उन्होंने कहा था कि आपका लिबर्टी तब तक है, फॉर एग्जांपल ए एक पर्सन है और बी एक पर्सन है, तो ए का लिबर्टी तब तक रहेगा जब तक कि इसका लिबर्टी बी के लिबर्टी को इन्फ्रिंज ना करे, बी के लिबर्टी को वायलेट ना करे। ज्यों ही ए का लिबर्टी बी के लिबर्टी के अंदर प्रवेश करेगा, बी के लिबर्टी में इंटरफेयर करेगा, वहाँ पर ए का लिबर्टी नहीं बचेगा। इसलिए किसी पर्सन का भी लिबर्टी वहीं तक रहेगा जहाँ तक कि उसका लिबर्टी के कारण दूसरे पर्सन के लिबर्टी को हार्म नहीं हो। यही एक्चुअल मीनिंग ऑफ लिबर्टी है और ये जो डिफिनीशन है ये दिया गया था हर्बर्ट स्पेंसर और लास्की के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल लिबर्टी कब था सोसाइटी में, कब सोसाइटी जो था एक्चुअल लिबर्टी में था। तो जब हम प्रिमिटिव सोसाइटी में रह रहे थे, प्रिमिटिव सोसाइटी, द एक्चुअल लिबर्टी प्रिवेल्ड इन प्रिमिटिव सोसाइटी। इस समय जब पीपल जो थे इसके पास परमानेंट हैबिटेशन नहीं था, पीपल का जो भी पीपल रहते थे उसका मन जहाँ घूमने का करता था वहाँ चल जाते थे, फूड सर्चिंग थे। यहाँ पर बेसिकली पीपल क्या थे? फूड सर्चिंग, यानी कि फूड को फाउंड करते थे, फूड गैदरिंग नहीं थे, फूड को सर्च करते थे और फूड जहाँ पर भी इनको मिल जाता था वहाँ पे जाके वो फूड को कंज्यूम करते थे और बाकी फूड को वहीं छोड़ करके फिर आगे बढ़ जाते थे। यहाँ पे सोसाइटी में वी फीलिंग था, यहाँ पे आई फीलिंग नहीं था, वी फीलिंग था। पीपल सभी एक दूसरे के बारे में सोचते थे, ये नहीं कि यहाँ पे इतना फूड है तो ये फूड हम कंज्यूम कर लिए, बाकी जो बचा इसको लेते हुए चलते हैं, इनको यहीं पे छोड़ देना है, फिर कोई दूसरे पर्सन आएंगे तो फिर वो इसको कंज्यूम करेंगे। इस प्रकार की भावनाएं रहती थी पीपल के बीच। लेकिन जब इस प्रकार का भावनाएं रहने लगी तो इसमें पीपल का एक्चुअल क्या था लिबर्टी, एक्चुअल इसका फ्रीडम क्या था? जो मन करे, जो इनके विल हुआ, अकॉर्डिंग टू हिज विल, जो भी इनका मन कर गया वो काम ये कर लेते थे। इन पर किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं था। विदाउट एनी हिंड्रेंस दे हैव डू ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। बट इस प्रकार जब किसी पर्सन पे कोई बाउंडेशन नहीं होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे कैओस फैलने लगा, यानी कि अराजकता फैलने लगी। और जब ये अराजकता फैलने लगी तो इसका कारण क्या हुआ? यह अराजकता के कारण माइट इज राइट आ गया। माइट इज राइट प्रिंसिपल फॉलो होने लगा। जो पर्सन स्ट्रोंगर पीपल थे वो वीकर पीपल को प्रेशराइज करने लगे, उनको दबाने लगे, उनको अपने अंदर में रखने लगे। तो इस प्रकार से देखा गया कि सोसाइटी में अब जो स्ट्रोंगर पीपल हैं उनका दबदबा हो गया है, वो ओवरबर्डन हो गए ऑन द सोसाइटी। तो अब इससे क्या हुआ कि जो वीकर सारे पीपल थे, जो वीक सेक्शन में थे, जो कि बहुत कमज़ोर थे, वो सब एकजुट हो गए और ये सब एक ग्रुप में रहने लगे ताकि उन स्ट्रोंगर पीपल से खुद को प्रिवेंट कर सके। तो इस समय क्या हुआ, ये जब एक ग्रुप बनाए तो धीरे धीरे इनका ही ग्रुप एक सोसाइटी का रूप ले लेता है
और चूँकि ये ग्रुप बना है, इसमें बहुत सारे मेंबर होंगे, तो इनके लिए बहुत सारे रूल्स बनाए गए, रेगुलेशंस बनाए गए फॉर कंट्रोलिंग हिमसेल्फ, यानी कि ये अपने आप को कैसे कंट्रोल करे, कैसे क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हाट डू नॉट डू, ये सब ये निर्धारित करने लगे। क्या रूल्स होगा, क्या रेगुलेशंस होगा, जिससे कि हम अच्छे से अपने आप को रेगुलेट कर पाएँ। इसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने लगे। और इस समय क्या हो गया कि ये एक परमानेंट हैबिटेशन में भी रहने लगे। जब एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री आया, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, तो इस समय पीपल क्या हुए कि एक जगह पे अस्थायी रूप से रहने लगे। और इस ग्रुप का जो हाईएस्ट पनिशमेंट था, जैसे कोई अगर किसी प्रकार का क्राइम कर देता है तो उसके लिए हाईएस्ट पनिशमेंट ये था कि सोशल बाइकआउट कर दिया जाता था। और जब किसी पर्सन को सोशल बाइकआउट कर दिया जाता था तो उसके लिए ये हाईएस्ट पनिशमेंट माना जाता था। वो अपने आप को सिनफुल फीलिंग करता था अंडर द सोसाइटी। इस प्रकार से धीरे धीरे हमारा सोसाइटी जो था वो कम्प्लेक्स सोसाइटी में कन्वर्ट होने लगा। और जब ये कम्प्लेक्स सोसाइटी बन गई तो इसमें ये हुआ कि वी लिव इन कम्प्लेक्स सोसाइटी एंड नो नीड टू फॉलो सोशल लॉ। सोशल लॉ को हम बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने लगे। नो एनी पर्सन मेंटेन फ्रेटर्नल रिलेशन विद द अदर। इफ़ यू टॉकिंग वर्डली देन द लिबर्टी prevailed in primitive society is considered as पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी। जब हम वर्डली बात करते हैं, वर्ड के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो जो प्रिमिटिव सोसाइटी में था कि विदाउट एनी बाउंडेशन, पीपल डर रहे हैं, इस पर किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, तो ये जो था ये पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी था, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी था। ये स्वतंत्रता का सकारात्मक कह सकते हैं कि ये स्वतंत्रता का सकारात्मक एस्पेक्ट था। लेकिन जब इस पर बाउंडेशन लगने लगा, बहुत सारे इन पे आने लगे कि आपको ऐसे रूल फॉलो करना है, ये रूल फॉलो करना है, तो इसमें क्या हो गया कि जब बाउंडेशन आया तो इसको निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी कंसिडर किया गया। और ये निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी ही पीपल को ऐसा हुआ कि अब हमारे ऊपर बाउंडेशन होने लगा है, इसलिए इसको निगेटिव एस्पेक्ट कंसिडर किया गया। बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू देन इट इज ए टोटली अपोजिट टू वर्डली, बिकॉज ये जो था इन पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थोपे जाने लगे, इनसे इनको लगा कि हमारे ऊपर बाउंडेशन आ रहा है, हमको जो मन कर रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं, तो ये इन पर तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसी को माना गया पॉजिटिव एस्पेक्ट। अब ऐसा क्यों माना गया? क्योंकि जब अगर किसी पर्सन को फ्री छोड़ दिया जाएगा तो ये दूसरे के राइट को इन्फ्रिंजमेंट करेगा, और जब दूसरे पर्सन के राइट को इन्फ्रिंज करेगा तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी माना गया कि इस पर बहुत सारे बाउंडेशन हो, ये एक लिमिट में फ्री हैं। लेकिन जब इनको फ्री ऑफ बाउंडेशन कर दिया जाएगा, किसी प्रकार का इन पर बाउंडेशन नहीं रहेगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी हो जाएगा, जो कि वर्ड के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही अपोजिट है। वर्ड में हम क्या देखे हैं कि अगर इन पे कोई बाउंडेशन नहीं होगा, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस होंगे, तब ये जो हैं ये रहेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट में, और जब इन पर बाउंडेशन होगा तो निगेटिव एस्पेक्ट में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जब इन पर रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ लिमिटेशंस है, तभी ये पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी में आएंगे। और जब इन पर फ्री ऑफ बाउंडेशन है, ये फ्री हैं किसी प्रकार का एक्ट करने के लिए, तो ये आ जाएगा निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी में। ये हो गया बेसिकली एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी, जो कि लिबर्टी का मीनिंग क्या था, डिफिनीशन क्या था, वो सब हम समझ चुके हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ लिबर्टी। सो लिबर्टी एज वेरियस टाइप्स। फर्स्ट इज पॉलिटिकल लिबर्टी, एजुकेशनल लिबर्टी, इकोनॉमिकल लिबर्टी, ऑक्यूपेशनल लिबर्टी, रिलीजियस लिबर्टी एंड मोरल लिबर्टी। अब हम बात करेंगे एक एक करके कि पॉलिटिकल लिबर्टी क्या होता है, इसके बाद फिर आगे हम बारी बारी से बात करेंगे। सो पॉलिटिकल लिबर्टी क्या होता है? सो इन आवर कंट्री द पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड ऑल्सो एन एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स द पर्सन हु एबव और इक्वल टू 18 ईयर्स ऑफ एज। जो भी पर्सन हमारे इंडिया में हैं, इंडिया के सिटीजन्स हैं, वो अगर 18 ईयर्स के हैं या 18 ईयर्स के एबव हैं, तो उनको ये पूरी तरह से राइट है कि वो अपने अकॉर्डिंग ऑन हिज चॉइस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुन सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल
पार्टी को अपने अकॉर्डिंग वो चूज कर सकते हैं। उन पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होगा कि आपको इसी को चूज करना है। उनको जिसको मन होगा उनको वो चुन सकते हैं। वो अपने मन से विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस कंटेस्ट इलेक्शन कर सकते हैं, यानी कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो अगर चाहे किसी पद पर हम उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो, कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन फाइट करें, तो वो कर सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। एंड इफ एनीवन रेस्ट्रिक्ट देम टू फाइट इलेक्शन और फ्रॉम कास्टिंग वोट, then the people or institutions who restrict them is punished by the constitution. Now I move to second, that is educational liberty. So in our country every child is free to get the education. कोई भी चाइल्ड फ्री है कि वो एजुकेशन प्राप्त कर सके, और उसको अगर एजुकेशन प्राप्त करना है तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहे तो विदाउट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी बेसिस पर उनको एडमिशन लेने से नहीं रोक सकता है। और इसमें ये एक और आता है कि गवर्नमेंट भी इनके लिए बहुत सारे प्रोविज़न लाए हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 21A जो कि राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट ऑल्सो कह रहे हैं कि कोई भी चिल्ड्रेन जो कि 6 to 14 ईयर एज के बीच होंगे उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, और ये एजुकेशन लेना नेसेसरी है उनके लिए, और इनको फंडामेंटल राइट के अंदर डाल दिया गया ताकि वो पर्सन एजुकेशन ले सके। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगा ताकि उनको लेने में आसानी होगा, और इनके लिए मिड डे मील की भी व्यवस्था की गई, जिसके कारण ये आसानी से स्कूल जा सके, इनको खाना का टेंशन नहीं रहे, कुछ चीज़ की टेंशन नहीं रहे, एंड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सभी को प्रोवाइड किया गया। इसके बाद अब हम आते हैं इकोनॉमिकल लिबर्टी पर। So every person of India, every citizen who belongs to India, who is citizens of India, free to do any economic activities for their development or for their economic earning, but the economic activities should be legal. ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेंगे वो लीगल होनी चाहिए। अब ये नहीं कि हम अपने आर्थिक उन्नति के लिए, धन उपार्जन के लिए कोई एनिमल को मार करके उसका चमड़ा बेच रहे हैं। इसमें भी तो कोई अगर टाइगर को मार करके उसका चमड़ा बेच रहा है तो ये भी तो धन का उपार्जन कर रहा है, बट दिस इज़ इलीगल। सो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेगा वो लीगल होना चाहिए। इफ़ एनीवन रेस्ट्रिक्ट देम टू डू एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देन द पर्सन हु रेस्ट्रिक्टेड विल बी पनिश्ड। अब हम आते हैं ऑक्यूपेशनल लिबर्टी पर। सो एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्री टू इस्टेब्लिश देयर ट्रेड एंड कॉमर्स इन एनी पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटोरी, बट द ट्रेड एंड कॉमर्स शुड ऑल्सो बी लीगल। अब ये नहीं कि हम ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं और अब हम चरस बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, इन सब का सेल एंड परचेज इंडिया में इलीगल है। इसीलिए कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कोई भी ऑक्यूपेशनल लिबर्टी उनको है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते हैं अंडर इंडियन टेरिटरी विदाउट एनी टैक्स। तो ये नहीं है कि आप कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ कीजिएगा, कोई इलीगल ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाए। बट अगर आप लीगल ट्रेड कर रहे हैं और उसके बाद अगर इफ़ एनी पर्सन रेस्ट्रिक्ट देम देन स्टेट पनिश दैट पर्सन और दैट इंस्टीट्यूशन। आपको कोई भी पर्सन रोक नहीं सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन रोक नहीं सकता आपको एनी लीगल ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ करने से। अब आते हैं रिलीजियस लिबर्टी पे। सो रिलीजियस लिबर्टी क्या होता है? सो रिलीजियस लिबर्टी के बारे में हम सब जानते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता, हमको ये पूरा आज़ादी है कि हम किसी भी धर्म को माने, हम अपने विल के अकॉर्डिंग अपना धर्म चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम हिंदू, मैं हिंदू हूँ, और हमको अगर ये है कि अब हम अपना हिंदू रिलीजन को छोड़ करके हम इस्लाम रिलीजन को अपनाएं, तो हम पूरी तरह से फ्री हैं कि हम इस्लाम रिलीजन को अपना सकते हैं। लेकिन इसमें भी है कि विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी कंपल्सन, विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सब नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर पर्सन चाहे तो कोई भी रिलीजन अपना सकता है, कुछ भी कर सकता है, बट इसमें किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए।
अगर हम बात करें इन इंडिया, एवरी पर्सन हैज़ राइट टू फॉलो देयर ओन रिलीजन अंडर आर्टिकल 25, 26, 27 and 28 of the Indian Constitution. Every person has fundamental right. This is fundamental right under article 25, 26, 27 and 28. All person has fundamental right to freedom of religion. They can convert their religion according to their choice, but this conversion is free from any types of pressure, compulsion, coercion, एक्सेट्रा. अगर वो ये सब से फ्री हैं तो वो अपना रिलीजन चेंज कर सकते हैं. नो वन कैन रेस्ट्रिक्ट देम, नो वन कैन बाउंड देम. अगर कोई ऐसा एक्टिविटीज़ करता है, उनको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है, देन दे विल पनिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, पनिश्ड बाय द लॉज, पनिश्ड बाय द स्टेट. अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट, डेट इज मोरल लिबर्टी. सो व्हाट इज मोरल लिबर्टी? मोरल लिबर्टी का मतलब होता है नैतिक स्वतंत्रता. कोई भी पर्सन कुछ भी सोचने के लिए, कुछ भी करने के लिए फ्री है, लेकिन वो अपने नैतिक के अनुसार कुछ भी, नैतिकता के अनुसार कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो जो भी काम करेगा वो सोसाइटी के वेलफेयर में होना चाहिए, सोसाइटी के वेलफेयर में होना चाहिए. और क्या होना चाहिए? कंट्री के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए. ये सब नेसेसरी है. एवरी पर्सन हैज़ राइट टू डू एनी एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर मोरलिटी फॉर विच अदर पर्सन बेनिफिटेड. द एक्ट मस्ट बी लीगल एंड वैलिड बाय द स्टेट. कोई भी एक्ट करेगा तो ऑब्वियस है कि वो एक्ट स्टेट के द्वारा वैलिडिटी होना चाहिए. अब ये नहीं कि मेरा मन किया कि हम किसी को ऐसा ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप आगे चल कर के जाइए आतंकवादी बन जाइए, इसलिए उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं. ये हमारा नैतिकता है कि हम, ये हमारी सोच आ रही है, हम इसको ट्रेंड कर रहे हैं. दिस इज़ इलीगल. ऐसा नहीं करना है. जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्टेड है वो आप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरा मन हुआ कि मेरी मोरलिटी ये कह रही है कि ये एक पर्सन है और इस पर अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाए तो ये अपना गोल अचीव कर सकता है. तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि हम इसको स्पेशल कुछ टाइम दें जिसके कारण ये अपना गोल अचीव कर सके, इससे इसको बेनिफिट हो. और ये एक्ट जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्टेड होना चाहिए. तो हमको ये पूरी तरह से मोरल लिबर्टी है कि हम ये कर सकते हैं. अब एक लास्ट बच गया है जो कि है सिविल लिबर्टी. इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा. So any persons belong to the territory of India has right to sell or purchase the property within the territory. वो अपने टेरिटरी के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं. एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री हैज़ फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. क्या आया? स्पीच एंड एक्सप्रेशन. किसी भी पर्सन को कुछ भी बोलने का, एक्सप्रेस करने का पूरी तरह से राइट है. एवरी पर्सन हैज़ राइट टू जुडिशियल रिव्यू एंड ऑल्सो राइट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो फ्रॉम द जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस थ्रू राइट टू एजुकेशन, that is also known as RTI. No one can restrict them. If anyone restricted them to do these type of activities, they will be punished by the state. So these are the types of liberty and ये उम्मीद है कि इसको अच्छे से समझ पाए होंगे. So this all is the types of liberty and क्या लिबर्टी है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं. So that's it. Okay, thanks.